वेस्ट नहीं करते, लिमिटेड टाइम पीरियड में बड़ी अच्छी बातें कह जाते हैं। दूसरी बात हम ये कर लें कि इंडिया पर जाहिर सी बात है कि इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये चीज मैं भी नोटिस कर रही थी और डॉक्टर जी आए हुए थे तो उन्होंने जो बात रिसेंटली गए यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में, क्योंकि वहां पर यूनाइटेड नेशंस का जो 77 सेशन है जनरल असेंबली का, ये स्टार्ट हुआ था। हमने देखा कि एर्दोवान, उसके अलावा चाइना की तरफ से वेरियस और कंट्रीज ने अपने अपने स्पीच दिए हैं, दुनिया के सामने अपनी सोच रखी। भारत की तरफ से इस साल पीएम मोदी नहीं गए, भारत की तरफ से इस साल स्पीच दिया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। और इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर दो इवेंट अटेंड किए हैं। पहले तो इन्होंने यहाँ पर स्पीच दिया इंडिया एट 75 में, जहाँ पर इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के जो 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं रिलेशंस के, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात करी। और फिर इन्होंने एक प्रॉपर स्पीच दिया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि इंडिया एज ए कंट्री किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम ये नहीं चाहते कि हमें हमेशा के लिए ना बस एक साउथ एशियन कंट्री देखे दुनिया, हम ये चाहते हैं कि भारत एक ग्लोबल वॉइस बन के उभरे। इसलिए जयशंकर साहब का आप अगर पूरा स्पीच देखोगे तो इसमें इन्होंने भारत का मेंशन किया है 21 बार, आतंकवाद का मेंशन किया है 7 बार, क्लाइमेट चेंज का मेंशन किया 6 बार, एनवायरमेंट का मेंशन किया 5 बार, यूक्रेन का 4 बार, मगर पाकिस्तान का एक बार भी मेंशन नहीं किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जेस्चर है। इसके कंपैरिजन में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए यूएनजीए में, इनका पूरा फोकस था इंडिया पे। सबसे ज्यादा बार इन्होंने यहाँ पे अपनी स्पीच में कश्मीर का मेंशन किया 12 से 13 बार, इंडिया का मेंशन किया 10 से 9 बार, अफगानिस्तान का मेंशन कर दिया 9 बार। और अफगानिस्तान के बारे में तो ओपनली ये कह दिया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाता है और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तानियों ने बहुत सफर किया है। ये छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूं ये आप देखें। पाकिस्तान शेयर्स द की कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM and IMU. तो यहाँ पे आपने देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बेसिकली दुनिया को ये कह दिया कि जो आतंकवाद पाकिस्तान फेस कर रहा है आज के समय, ये अफगानिस्तान से शुरू होता है, अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। और इससे एक इंडिकेशन ये भी दे दी कि रीजन में जो हम प्रॉब्लम देखते हैं ना आतंकवाद की, उसका मेन कारण पाकिस्तान नहीं है, सारा ब्लेम डाल दिया अफगानिस्तान की तरफ। ये बातें सुन के ऑब्वियसली तालिबान खुश था नहीं। तालिबान ने सीधा सीधा यहाँ पर बोल दिया है दिस इज नथिंग बट ह्यूमिलिएशन। ये लोग चाहते हैं अब कि पाकिस्तान माफी मांगे तालिबान और अफगानिस्तान से, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान पर गलत आरोप लगाए हैं यूनाइटेड नेशंस में। ऑब्वियसली तालिबान पाकिस्तान का जवाब यूएन में कर नहीं सकता, क्योंकि तालिबान की एंट्री अभी है नहीं यूएन में। मगर एक स्पीच से पाकिस्तान के पीएम ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस और ज़्यादा खराब कर दिए हैं ना। फिर अगर हम बात करें भारत की, तो इंडिया के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। इंडिया अकेला देश है दुनिया में जिसको रशिया और यूएसए दोनों ओपनली यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कहते हैं कि ये देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। रशिया के जो विदेश मंत्री है ये गए यूएसए में, हालांकि एक बार को पता था नहीं कि यूएस इनको वीजा देगा भी या नहीं देगा, मगर सर्गेई लैवरोव गए यूएन में और इन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो बात चल रही है 4 कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देने की, हम सिर्फ 2 कंट्रीज का समर्थन करते हैं, एक है भारत, दूसरा ब्राजील। रशिया के हिसाब से जर्मनी जापान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होना चाहिए। तो इंडिया यहाँ पे एक स्टैंड आउट कंट्री आता है। फिर जो बाइडेन को आप अगर देखोगे तो ये ब्राजील का समर्थन नहीं करते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए, ये इंडिया का समर्थन करते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एक यूनिक रिलेशन एंजॉय करता है दोनों साइड में। और इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन में खड़े होकर यह भी कहा कि वैसे तो बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का विस्तार होगा, सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस लाए जाएंगे, इंडिया को एक स्थायी मेंबर बनाया जाएगा, मगर अब फाइनली हम देख रहे हैं कि कुछ शिफ्ट हो रहा है। बहुत से देश हैं अब डायरेक्टली इंडिया का नाम लेकर बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे तो कंट्रीज डायरेक्टली किसी का नाम लेती नहीं है, बस संकेत दिए जाते हैं कि किसकी बात की जा रही है। मगर इंडिया के केस में आप नोटिस करोगे पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने अपना स्पीच दिया, कैटेगोरिकली ये कहा स्पीच में कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए, ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको ने तो ओपनली ये कह दिया यूएन में
कि सिर्फ पीएम मोदी है दुनिया में अकेले लीडर जो पीस स्थापित कर सकते हैं यूक्रेन और रशिया में, तो ऐसे कंट्री को आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं एंट्री देते। और मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ये होगा 10 अगस्त को। मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए जहां पर पीएम मोदी होंगे, पोप होंगे और यूएन के चीफ होंगे, और ये कमेटी वर्ल्ड पीस पर काम करेगी और इंश्योर करेगी कि आने वाले 5 साल तक कोई भी जंग ना लड़ी जाए। तो मैक्सिको ने फाइनली ये इशू यूएन में उठा लिया, मगर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लिया। अपने स्पीच में पोप और यूएन के चीफ को गायब कर दिया, सिर्फ फोकस किया पीएम मोदी पर। ना वापस आते हैं जयशंकर साहब के स्पीच पर, जो एक स्पेशल इवेंट हुआ है इंडिया एट 75 ईयर्स शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप। इस स्पीच में पहले जयशंकर साहब ने यह कहा कि दुनिया को यह समझना चाहिए 18वीं शताब्दी थी, इंडिया दुनिया की जीडीपी का 25% अपने पास रखता था। हम यहां पर बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के आने से पहले के एरा की। फिर ये कहते हैं कि मिडल 20वीं सेंचुरी तक, जब तक ब्रिटिश एम्पायर ने काफी लूटमार कंप्लीट कर ली इंडिया में, तब तक इंडिया दुनिया के सबसे जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं उनमें आ चुका था। ये अपने आप में बहुत अच्छा आंसर है उन लोगों का जो आज भी कहते हैं कि जी ब्रिटिश एम्पायर से इंडिया को फायदा हुआ था, रेलवेज आ गई, कुछ आ गई, बट इन रियलिटी हमारी इकोनॉमी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर ने। बट आगे जयशंकर साहब ये भी ऐड करते हैं कि इंडिया फिर रुका नहीं, इंडिया आज के समय उसी कंट्री को बीट करके 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है दुनिया की, और भारत के सपने बहुत बड़े हैं। अब आने वाले जो 25 साल है उसमें आप देखोगे भारत की असली उड़ान, क्योंकि अब देखिए प्लेटफॉर्म बिक चुका है, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मोटिवेशन है, और टारगेट हमारे देश का ये है, हमारे पीएम ने टारगेट दिया है कि 2047 तक हमको बनना है एक डेवलप्ड कंट्री। और इस बीच आप देखोगे भारत मेजर अकॉम्प्लिशमेंट हासिल करेगा। फॉर एग्जांपल आपको दिखेगा पहला भारतीय चांद के सरफेस पर, यह बात कही है जयशंकर साहब ने। हमारा खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, और इंडिया के ज्यादातर जो गांव हैं ये डिजिटाइज हो चुके होंगे, पॉवर्टी को हम इरेडिकेट कर चुके होंगे। तो इंडिया की जो विजन है आने वाले 25 सालों की, इसके बारे में इन्होंने बात करी स्पीच में। फिर अगर हम आए यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में, तो यहां पर जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली आलोचना करी है चाइना की। इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को रोकना चाहिए आतंकवाद वगैरह, क्योंकि इन दी एंड देखो फायदा नहीं है बोलने का, हम बहुत लंबे समय से बोल चुके हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बार बार अपने कंट्री को वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो दुनिया भी इंडिया का स्टैचर कम कर देती है। दुनिया सोचती है कि हाँ इंडिया आज भी उलझा हुआ है पाकिस्तान में। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली फोकस किया चाइना पर, और ये कहा कि चाइना ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सैंक्शन 1267 कमेटी है यहां पर आतंकवादियों को बचाया, ये बहुत गलत था। और आतंकवादियों को जो भी कंट्री डिफेंड करता है, चाइना की बात करें क्योंकि चाइना ने लिटरली आतंकवादियों को डिफेंड किया यूएन में, तो जो भी देश आतंकवादियों को डिफेंड करता है, डू इट एट योर ओन पेरिल। पेरिल का मतलब क्या है कि इन द फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको संकट फेस करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है जिस कंट्री ने भी आतंकवादियों का यूज करने की कोशिश करी है, इवेंचुअली उस कंट्री को ही बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। और ये बात यूएसए के केस में भी सही होती है। यूएसए ने तालिबान बनाया था यूएसएसआर को हटाने के लिए अफगानिस्तान से, उस तालिबान ने बाद में ओसामा बिन लादेन को भी नर्चर किया, उसको भी बड़ा किया। अंत में क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन ने ही यूएसए को सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक दिया, उनके हजारों लोग मार दिए। तो इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली एक वार्निंग दिया चाइना को कि जो आपके स्टेप्स हैं देख लीजिए, लॉन्ग टर्म में इससे आपको लॉस ना हो जाए। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट मंच पर यूक्रेन वॉर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें पता है दुनिया हमसे पूछती है कि तुम किसकी साइड हो, तुम क्या यूक्रेन की साइड हो, क्या रशिया की साइड हो। तो यहाँ पर इंडिया का जवाब ये था कि हम लोग पीस की साइड है, हम चाहते हैं कि जल्दी से पीस यहाँ पे स्थापित हो जाए। और हम दोनों साइड्स को कहते हैं, यूक्रेन रशिया को, कि आप बैठकर टेबल पर डायलॉग और डिप्लोमेसी पर फोकस करिए, एज इट इज द ओनली वे आउट। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ये वॉर खत्म करने का। और फिर इंडिया का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, ये भी इन्होंने हाईलाइट किया। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो दुनिया भर में 100 से ऊपर देश हैं, वहां पर इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड करी थी जब पेंडेमिक अपने पीक पे था। उसके अलावा इंडिया ने 50,000 मेट्रिक टन गेहूं भेजा अफगानिस्तान को, हमने अफगानिस्तान को दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। उसके अलावा जब श्रीलंका आर्थिक संकट में डूब रहा था, चाइना इनकी हेल्प में नहीं आया, हमने श्रीलंका को $3.8 बिलियन दिए अपनी कंट्री को स्टेबल रखने के लिए। और ये बात श्रीलंका ने खुद एडमिट करी है कि इंडिया की अगर हेल्प ना मिली होती तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती श्रीलंका में। उसके अलावा हमने म्यांमार को भी 10,000 मेट्रिक टन भेजी फूड एड।
अब म्यांमार देखिए ऐसा देश है जहां पर तख्तापलट हो चुका है, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और यूएस और यूरोप ने ऑलमोस्ट अपने रिलेशंस तोड़ ही दिया म्यांमार के साथ, उस पर सैंक्शन लगा दिए हैं। और इन सैंक्शंस का इन दी एंड नेगेटिव इंपैक्ट सबसे ज्यादा किस पे होगा? आम इंसान पर। तो इंडिया ने इंश्योर किया है कि इवन दो म्यांमार दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, म्यांमार के लोगों को जरा कष्ट ना महसूस हो, इसलिए हमने म्यांमार की भी यहाँ पर हेल्प करी है। और हमने फिर ये भी ऐड किया कि जब हम कंट्रीज की हेल्प करते हैं तो डेट ट्रैप क्रिएट नहीं किया जाता। अगेन यहाँ पे हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं चाइना की, कि चाइना किस तरीके से कंट्रीज को हेल्प करने के नाम पर उनको डेट ट्रैप में फंसा देता है। एनवायरनमेंट की भी यहाँ पर बात करी गई कि क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से इंडिया लड़ रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा वेल राउंडेड स्पीच था जहां पर जयशंकर साहब ने प्रॉपरली इंडिया का पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखा। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से वो कौन सा टॉपिक है जिसे इंडिया को रेस करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में? ये कुछ भी हो सकता है, ये जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं यूके में या फिर कुछ और इशू है, आपके हिसाब से वो कौन सा सर्टेन टॉपिक है जो इंडिया रेस करता नहीं है यूएन में मगर रेस करना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। वेस्ट नहीं करते, लिमिटेड टाइम पीरियड में भी बड़ी अच्छी बातें कह जाते हैं। दूसरी बात हम ये कर लें कि इंडिया पर जाहिर सी बात है कि इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये चीज मैं भी नोटिस कर रही थी और डॉक्टर जी आए हुए थे तो गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।